दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, स्पेशली आपके जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन है। बात करें जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइजर की, जिसका एग्जाम ठीक एक दिन के बाद होने जा रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सिर्फ देखें, अभी किसी तरह के कोई नोट्स ना बनाएं, आप जस्ट वॉच करें, बार बार देखें ताकि चीजें आपको रिवाइंड हो, याद हो। तो चलिए बगैर किसी देरी के आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो इन्वायरमेंट में आपका एक या दो क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं जेन्युइनली। एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड जितने भी डेज होते हैं उनको याद कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो डेज होते हैं, डेज का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूं आपके साथ, ताकि वो रेडी करके जाएं आप। तो डेज पे आ सकता है कि भाई सॉइल डे कब होता है, एनवायरमेंट डे कब बनाया जाता है, फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है, या इसी तरह से क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड और भी बहुत सारी जो डेज वगैरह होंगे उनको याद जरूर करिएगा आप। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो यूट्रॉपिकेशन का मतलब क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ ऐसे बेसिक कंपोनेंट्स है, बेसिक्स ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इन्वायरमेंट में क्या होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या कि हम क्या कहते हैं, ये एक नेचुरल कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये एक नेचुरल कंपोनेंट होता है। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं हमारी। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, और दूसरा होता है एबायोटिक। ठीक है, वैसे यार आज मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, एंड इसको मैं बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके आपको चीजों को शॉर्ट में आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों को मिला के आपका एक जो है वो आपका इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट में, बायोटिक का मतलब क्या होता है कि लिविंग होता है, ये चीज आपको पता है, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। इसका मतलब अगर ये मैं आपको बता दूं, जो आपका एबायोटिक होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है आपका। ठीक है, फिजिकल, इसमें आपके मतलब नॉन लिविंग आता है। नॉन लिविंग जितनी भी चीजें हैं आपके इन्वायरमेंट में, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें आती है वो होती है। और लिविंग में आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, आपके प्लांट्स आते हैं, फ्लोरा एंड फाना आता है, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स आते हैं। खैर ह्यूमन बींग्स तो एनिमल्स में ही आते हैं, तो एनिमल्स आते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बायोटिक कंपोनेंट कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो अब एक और चीज यहाँ पे देखो, बायोटिक इज नॉट सेम एज ऑर्गेनिक। बायोटिक को बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, बायोटिक इज इक्वल टू ऑर्गेनिक। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि बायोटिक और ऑर्गेनिक जो है वो सेम नहीं होते। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें स्पेसिफिकली बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में आपका कौन कौन सा आता है, आपका प्रोटीन आता है, कार्बोहाइड्रेट्स आता है, लिपिड्स आता है। ठीक है, वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, वो सारे आपके बायोमोलिक्यूल, और वो क्या पार्ट होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट के। तो कहीं ना कहीं बायोटिक और इसमें कोई कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स लेट्स डिस्कस अनदर अनदर टॉपिक, मतलब शॉर्ट टॉपिक, दैट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है। देखो यार, हैबिटेट क्या होता है कि हैबिटेट फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो रहता है। फिजिकल इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। ठीक है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो एक ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट जहां पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो मतलब जो जानदार, जितनी भी चीजें जानदार हैं उनके रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं, उनके रहने की जगह को हम क्या बोलते हैं, उनकी रहने की जगह को हम बोलते हैं आपका हैबिटेट। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो हैबिटेट की एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा, जैसे कि टेरेशियल हैबिटेट होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है। अब हैबिटेट्स की भी फर्दर टाइप्स हैं। तो देखो टेरेशियल हैबिटेट्स या अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो बहुत सारी, देखो जो सो फिश होती है, तो फिश तो कभी जमीन पे नहीं रहेगी। फ्रॉग होता है, फ्रॉग तो बोथ टेरेशियल और एक्वेटिक दोनों में रहता है। ठीक है, इसी तरह से आपका बहुत सारे ऐसे मतलब मैमल्स होते हैं जो आपके सिर्फ पानी में ही रहते हैं, पानी के बाहर जिंदा नहीं रहते। तो वो उनका एक क्या है, वो हैबिटेट है उनकी। ठीक है, दैट इज देयर हैबिटेट। ना अगर हम एक और चीज यहाँ पे देखें तो एक और नेक्स्ट आता है आपका हैबिटेट, हैबिटेट वर्सेस इन्वायरमेंट।
इस चीज को भी बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज करते हैं। तो हैबिटेट का मतलब ये होता है, हैबिटेट का हमेशा मतलब याद रखना है कि हैबिटेट में हमेशा लाइफ होती है। हैबिटेट हैज ऑलवेज लाइफ इन इट, लाइफ इन इट। तो वेयर एज एनवायरमेंट कैन हैव एंड कैन नॉट हैव लाइफ। तो इसका मतलब यह हुआ कि हैबिटेट में लाइफ होती है, एनवायरमेंट में लाइफ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि एनवायरमेंट का मतलब होता है, इसमें हमारा बायोटिक आता है आपका एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट आता है एबायोटिक, और दोनों को मिला के आपका ये बनाता है, आपका एक नेचुरल कंपोनेंट बनाता है, ये आपका एक कंपोनेंट बन जाता है जिसे हम एनवायरमेंट कहते हैं। तो आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा। हैबिटेट और एनवायरमेंट में फर्क यही है कि हैबिटेट में लाइफ होती है, एबायोटिक में जो है वो आपकी सॉरी एनवायरमेंट में आपकी लाइफ नहीं होती है। ठीक है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और इरेज करके कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद होता है अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, इकोसिस्टम, उसके बाद आता है आपका, लेट मी जस्ट, हाँ, उसके बाद आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो नेचर के फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, जहां पे सभी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके प्रोड्यूसर्स, आपके कंज्यूमर्स, ठीक है, आपके कंज्यूमर्स, आपके डिकम्पोजर्स, ठीक है, आपके डिकम्पोजर्स, ये सारे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वेयर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वेयर दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विद देमसेल्व्स, ठीक है, एंड द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, और सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ जो वो इंटरेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इन शॉर्ट अगर मुझे आप पूछोगे कि सर इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अच्छा, इकोसिस्टम जो है वो किसी भी साइज का हो सकता है। इसका साइज बहुत बड़ा, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे पॉन्ड, POND, मतलब पॉन्ड जो तालाब होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम। ठीक है, पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है आपका आपका एक्वेटिक मतलब वाटर का, वो तो वही हो गया। ठीक है, जैसे आपका सी के अंदर, तो वो भी क्या हो गया आपका, वो भी एक तरह का आपका इकोसिस्टम है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और टॉपिक्स की, कुछ और रिलेटेड टर्म्स की, उसके बाद है आपका, एक होता है आपका टेरेशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो टाइप्स है, एक होता है टेरेशियल और दूसरा होता है आपका एक्वेटिक। ओके, दूसरा होता है आपका एक्वेटिक। तो टेरेशियल का मतलब क्या होता है कि जो अर्थ पे, मतलब जो फिजिकल एनवायरनमेंट यानी फिजिकल अर्थ पे जितने भी चीजें, जितने भी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है। जैसे जमीन पे, पानी को छोड़ के जमीन पे जो भी जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जितने भी एनिमल्स, फ्लोरा एंड फाना रहता है, उसे हम कहते हैं आपका टेरेशियल इकोसिस्टम। वेयर एज एक्वेटिक वो होता है जिसमें आपके वाटर में रहने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक इकोसिस्टम बोलते हैं। सो आई होप ये चीज भी आपको यहां तक जो है वो क्लियर हो गई होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको अब यहाँ पे, मतलब 3 टॉपिक्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन कभी कभार बहुत क्या होता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो अब कंफ्यूज किस किस में होता है इंसान, मतलब बच्चे किस में कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बताता हूं। 3 ऐसे मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो, जो हमने अभी तक पढ़ लिए। एक होता है आपका एनवायरमेंट वर्सेस इकोसिस्टम वर्सेस इकोलॉजी। जरा वीडियो को पॉज करो और थोड़ा रिमाइंड करो कि मैंने क्या क्या बताया आपको। एनवायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है और इकोलॉजी क्या होता है। इकोसिस्टम का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इकोसिस्टम हैज लाइफ इन इट। इकोसिस्टम में लाइफ मतलब होगी ही होगी, दैट इज कंपलसरी। मतलब इकोसिस्टम में आपका नॉन लिविंग चीजें होंगी ही नहीं, तो इकोसिस्टम हैज लाइफ इन इट, दैट्स
सिंपल एंड वेरी शॉर्टकट, ठीक है। तो इसके अंदर लाइफ होती है, तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो हैबिटेट जो होती है, हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। तो हैबिटेट इकोसिस्टम का एक पार्ट होता है। इन्वायरमेंट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिसमें आपके बायोटिक और एबायोटिक मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट आता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग रहते हैं। अब इकोलॉजी की अगर बात की जाए, यहां पे मैंने क्या बताया आपको, बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है। अब इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब ये होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, क्या बताया मैंने आपको, थोड़ा याद करो, शाबाश। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। तो इन शॉर्ट मतलब प्रोड्यूसर भी, कंज्यूमर भी और डिकम्पोजर भी, ये सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, ठीक है। ये सारे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक जो है वो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ लेट्स डिस्कस समथिंग मोर, ताकि आपको आसानी हो, ताकि आपको आपके पेपर में अगर कोई इसी तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जो है वो आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब इसके अलावा हम बात करें तो स्पीशीज का कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि स्पीशीज क्या चीज होती है, स्पीशी क्या होती है, स्पीशीज क्या होता है। तो स्पीशीज, तो देखो यार, स्पीशीज क्या होती है कि ग्रुप, वो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर इंडिविजुअल, एक जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, दे विच आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग जीन्स, ठीक है। तो मतलब स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती हैं जो जीन्स को इंटरचेंज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। यानी कि जो इंटरब्रीडिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं स्पीशीज। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये होते, इसको हम बोलते हैं सिमिलर इंडिविजुअल्स, ठीक है। सिमिलर इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपका स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। अब इनको हम यहाँ पे ऐसा आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि टेल मी बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी इज नोन एज, तो वो क्या होता है आपका? वो स्पीशीज होते हैं, ठीक है। तो दे आर कंसिडर्ड एज स्पीशीज को क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनोमी। इनको हम क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट। और उनको इसके अलावा एक और चीज है कि उनको डिनोट किया जाता है लैटिन वर्ड से। और वो लैटिन वर्ड क्या है? वो है बायोनोमियल। वो है आपका बायोनोमियल। तो बायोनोमियल दैट मींस, फॉर एग्जांपल आपका आ गया होमोसैपियंस मतलब ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पीशीज के जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग क्या है? हम सिमिलर इंडिविजुअल्स हैं। मतलब हम क्या करते हैं? हम शादियां करते हैं, फिर ब्रीडिंग करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, फिर हमारे बच्चों की शादियां होती हैं। ऑब्वियसली वो तो इंसान के साथ ही होंगी। तो ह्यूमन बीइंग्स इंसान के साथ शादियां होती हैं, वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं, अपनी जनरेशन्स को फर्दर बढ़ाते हैं। लाइकवाइज आपके जो जानवर होते हैं, जैसे कौ है, ऑक्स है, आपका डॉग है, ठीक है, डॉग है, बिच है, इसी तरह से आपका और भी कई सारे जानवर हैं। तो वो क्या करते हैं? सिमिलर। या अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे फिशीज होती हैं, ठीक है, फिशीज होती हैं, मेल फिश फीमेल फिश होती हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपस में इंटरब्रीड करते हैं और इनकी फर्दर जनरेशंस बढ़ती हैं। डॉग और बीचीज आपस में इंटरब्रीड करते हैं। मेल कैट और फीमेल कैट क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करते हैं और फर्दर अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो ये क्या है? ये स्पीशीज है। इनको हम क्या बोलेंगे? स्पीशी बोलेंगे, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे
लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका कम्युनिटी का, एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका कम्युनिटी का। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है? कम्युनिटी का मतलब होता है, कम्युनिटी का मतलब होता है कि इसे हम बोलते हैं, असल में कम्युनिटी को नाम दिया जाता है किसके पीछे? यू नो डोमिनेंट डोमिनेंट प्लांट फॉर्म, डोमिनेंट प्लांट फॉर्म प्लांट्स की डोमिनेंट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रासलैंड कम्युनिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रासलैंड कम्युनिटी को हम वो क्या बोलेंगे? इसको डोमिनेट किया जाता है आपके किससे? डोमिनेटेड बाय, इट हैज बीन डोमिनेटेड बाय ग्रास ओनली। तो अगर ये घास, सिर्फ घास से डोमिनेटेड है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रासलैंड कम्युनिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी एक हमारी, तो इसमें ये एक ग्रासलैंड कम्युनिटी होगी। इसमें आपकी हर्ब्स हो सकती हैं, आपके शर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है, ट्रीज हो सकते हैं। तो ये क्या आ गया आपका? ये एक कम्युनिटी आ गई आपकी, ठीक है। अब फिर मेजर कम्युनिटीज फिर आती हैं, मेजर कम्युनिटीज, माइनर कम्युनिटीज, वो उतना ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है, ठीक है, हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और कंसेप्ट आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज आपका इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल नीश, इकोलॉजिकल नीश। अब देखो, इकोलॉजी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी पता है कि इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि भाई इकोलॉजी में कंपल्सरीली डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो होती ही होती है। लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म नीश? नीश क्या होता है? नीश का मतलब होता है फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है। एक स्पीशी का फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल functional role and position of a species in its habitat, in its habitat। तो एक स्पीशी के उसके हैबिटेट में फंक्शनल रोल, एक स्पीशी के उसके हैबिटेट में फंक्शनल रोल को हम क्या बोलते हैं? नीश बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये कि लेट मी जस्ट ड्रिंक द वाटर, मेरा गला थोड़ा सूख रहा है, वेट अ सेकेंड। ओके, सो मतलब नीश क्या होता है? नीश का मतलब होता है कि ये एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है जिसमें जिसमें एक स्पीशी की पोजीशन को डिफाइन किया जाता है कि भाई उसका रोल क्या है उसके इकोसिस्टम में, ठीक है। हर एक स्पीशी का अपना अपना रोल होता है, हर एक का अपना अपना रोल होता है, ठीक है। तो एक स्पीशी का उसके एनवायरमेंट में, इसको इकोसिस्टम में क्या उसका रोल है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। अब नीश नीश इसमें भी अलग फर्दर टाइप्स होती हैं। एक होती है आपकी हैबिटेट नीश, एक होती है आपकी हैबिटेट नीश। ऐसी ये हैबिटेट नीश ऐसी नीश होती है जहां पे वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम बोलते हैं हैबिटेट नीश। उसके बाद एक और होता है आपका फूड नीश। फूड नीश क्या होता है? फूड नीश क्या होता है? तो फूड नीश का मतलब ये होता है कि ये क्या खाता है, ठीक है, व्हाट इट ईट्स, व्हाट इट ईट्स। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। देखो, इकोलॉजिकल नीश, एक एनवायरमेंट में जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स डिकम्पोजर्स जितने भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीजों को सड़ा देते हैं, उनको खाते हैं और उसके बाद चीजों को डिकम्पोज करते हैं। वो डिकम्पोज क्यों करते हैं? भाई उनका फंक्शनल रोल है, उनका फंक्शनल रोल है, उनकी नीश ही वही है, उनका रोल ही वही है, उनका काम ही वही है, चीजों को डिकम्पोज करना, चीजों को जो है वो खत्म करना। तो वो उनका एक रोल रहता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई जानवर मर जाता है, कहीं पे कोई हॉर्स, मान लो फॉर एग्जांपल एक घोड़ा है या कुत्ता है, हॉर्स या डॉग मान लो कहीं पे मर जाता है, ठीक है। डॉग जब मर जाता है तो उसको ओपन डेफेकेशन में कहीं पे भी मतलब डाल दिया जाता है, कहीं साइड पे जहां पे कोई लिविंग कम्युनिटी ना हो, वहां पे उसको डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसके बाद आप आफ्टर कपल ऑफ डेज आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारी जो है वो बहुत सारे जानवर होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बर्ड्स उसकी बॉडी को खाते हैं
और अब बचा कुचा जो रहता है, जैसे मान लो उसकी हड्डियां रहती हैं और थोड़ी बहुत मांस भी रहता है उस जानवर का, तो उस जानवर को स्मेल क्यों आती है? वो स्मेल इसलिए आती है क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं, उसकी बॉडी को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो अब उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या है? काम क्या है? बॉडी को डिकम्पोज करना है, डेड बॉडी को डिकम्पोज करना है। तो वही होता है आपका नीश, नीश इकोलॉजिकल नीश, रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब नीश और हैबिटेट के बीच में भी बहुत सारे लोगों को मतलब डिफरेंस पता नहीं होता। तो हैबिटेट, हैबिटेट और नीश, देखो हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है, हैबिटेट इज जस्ट लाइक, हैबिटेट, हैबिटेट इज जस्ट लाइक एड्रेस, एड्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म कहां पे रह रहा है, उसका एड्रेस क्या है, किस जगह रहता है, दैट इज जस्ट, उसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, हैबिटेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन नीश, नीश क्या कहेंगे? तो अब सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो नीश होता है हमारा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, वो होता है नीश आपका। ठीक है, हैबिटेट और नीश। तो नीश होता है आपका लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल एंड प्रोफेशन, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, प्रोफेशन कैसा है, वो क्या काम करता है। ठीक है, मतलब आप अपने घर में रहते हो, आपका घर मान लो कहीं कहीं शहर में है, लेकिन आप कहीं, आप क्या कर रहे हो कि आप कहीं किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हो। तो आपका प्रोफेशन क्या है? टीचिंग आपका प्रोफेशन है। आप एज लेक्चरर हैं किसी हायर सेकेंडरी में, आप वहां पे पढ़ा रहे हो, दैट इज योर प्रोफेशन। लेकिन जो आपका घर है वो क्या है, वो आपका एड्रेस है। तो जो आपका घर है वो कहलाया जाएगा यहाँ पे हैबिटेट, और जो आपका जो नीश है जो आपकी जॉब है, जो आप जॉब करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो रोल है आपका, वो आपका नीश कहलाएगा। तो आई होप ये यहाँ पे आपको जो है वो ये चीजें समझ आ गए होंगे। मैं दो चार कुछ और ऐसी टर्म्स डिस्कस करूंगा और उसके बाद हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद यार सॉरी, उसके बाद होता है आपका, नेक्स्ट होता है आपका बायोम। बायोम क्या होता है? बायोम होता है, ये एक कम्युनिटी होती है फ्लोरा एंड फौना की, बहुत बड़ी कम्युनिटी। ठीक है, जो एक बहुत बड़े मेजर हैबिटेट को ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, समझे नहीं समझे बताता हूं। मतलब क्या होता है बायोम? ये होता है एक लार्ज, लार्ज एंड नेचुरली अकरिंग, ठीक है, लार्ज एंड नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी, किसकी? फ्लोरा एंड फौना की। अभी मैंने बताया फ्लोरा एंड फौना। आई एम सॉरी, आप मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप सुन रहे हो तो आई होप सुनते सुनते ही आप लिख दोगे। फ्लोरा एंड फौना जो एक मेजर हैबिटेट को, विच ऑक्यूपाई मेजर हैबिटेट, विच ऑक्यूपाई मेजर हैबिटेट। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, जो एक मेजर हैबिटेट को आपके ऑक्यूपाई करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका वो होता है आपका बायोम। फॉर एग्जांपल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट बायोम होता है आपका। टुंड्रा होता है रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट होता है आपका, बायोम होता है, रेन फॉरेस्ट बायोम होता है आपका, टुंड्रा होता है। तो ये क्या होता है आपका, इसे हम बायोम कहते हैं। असल में एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बायोम के अंदर, एक बायोम के अंदर, बायोम के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हो सकती है। ठीक है, हैबिटेट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बायोम के अंदर जो प्लांट्स, एक पर्टिकुलर बायोम के अंदर जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको को बताता हूँ। एक और होता है आपका इकोटोन, इकोटोन। तो इकोटोन, इकोटोन का मतलब क्या होता है कि इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन। क्या होता है आपका जोन ऑफ जंक्शन या ट्रांजिशन? ठीक है, अब ये समझ आ गया होगा कि क्या होता है। एक जोन ऑफ जंक्शन होता है या ट्रांजिशन होता है, इसको हम बोलते हैं जहां पे बेसिकली दो बायोम मिलते हैं, टू बायोम मीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका टेरेशियल, टेरेशियल बायोम
और आपका एक्वेटिक बायोम। मतलब समझे नहीं समझे दोबारा मतलब अच्छे से अब एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका एक तरफ से आपका सॉरी ये जरूरी नहीं है कि एक्वेटिक भी हो आपका, लेकिन जहां पे दो, आप ये याद रखिए सिंपली कि जहां पे दो बायोम्स एक दूसरे के साथ मीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। अब जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या होते हैं जिसमें मरीन, देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपके मरीन भी आते हैं, आपके, और आपके लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट, यहाँ पे जगह नहीं बची है लिखने के लिए। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है बेसिकली, जो एग्जांपल है ना मैंग्रोव फॉरेस्ट की, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट एग्जांपल है आपके इकोटोन की। तो इकोटोन दैट मींस कि आपका इसमें ये टेरेशल इकोसिस्टम भी है और आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो ये समंदर है, ये दरिया, यहाँ पे समंदर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी है, और ये आपका यहाँ से इस तरह से आपका फॉरेस्ट है, ये आपकी यहाँ पे लाइफ है, ये आपका टेरेशल है, ये जमीनी है, यहाँ पे आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं, ग्रास है, बहुत सारी हैबिटेट है, और ये आपका समंदर है, और समंदर के साथ में आपकी ये चीजें हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, ये आपका कहलाएगा इकोटोन, ठीक है। इकोटोन ये आपका कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और होता है, बस दो कॉन्सेप्ट और बताऊंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक और होता है आपका, उसे हम बोलते हैं एज इफेक्ट, इसी के रिलेटेड है, ठीक है, एज इफेक्ट। अब दोस्तों एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एज इफेक्ट का मतलब होता है, एज इफेक्ट का मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, एज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माय पेन, ठीक है, ओके। तो एज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे मतलब डाइवर्स इकोलॉजिकल कैरेक्टर में हम हमें क्या मिलता है कि हमें इकोटोन मिलता है, ठीक है। असल में वहां पे उस इकोटोन में क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी और पॉपुलेशन डाइवर्सिटी मतलब क्या होती है कि उसके अंदर सेम स्पीशीज की होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जस्ट सेकेंड, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। तो एज इफेक्ट क्या होता है हमारा, एज इफेक्ट में हमारा क्या आता है, ग्रेटर नंबर ऑफ लैंडस्केप एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें आपका हमारा वेजिटेशन आता है, इसमें हमारा आप सिंपल में याद रखोगे कि मिक्स्ड इकोसिस्टम आता है, ठीक है, जहां पे सारी चीजें जो है वो आपकी एक साथ में होती हैं, ठीक है। मिक्स इकोसिस्टम रहता है कि करेक्टरिस्टिक्स, बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, तो जिसमें क्या होती है कि बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है बायोडाइवर्सिटी अमंग द इकोटोन्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका एज इफेक्ट। तो मान लो फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल अगर आप मुझे पूछोगे तो क्या है, मान के चलो आप इमेजिन करो एक दरिया है, और एक मतलब ये एक दरिया है, और इसके साइड में क्या है, लैंड है, क्या है, लैंड है। तो अब कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो दरिया के अंदर हैं, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ लैंड। और जो जो मतलब जो आपके लैंड पे प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो आपके क्या है कि दरिया के प्लांट और एनिमल से थोड़े डिफरेंट है। तो वो जस्ट आपकी यहाँ पे क्या होती है, आपकी एग्जांपल हो जाती है आपकी एज इफेक्ट की। तो चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को लेके। तो क्वेश्चन था हमारा, आई होप ये आपने एंजॉय किया होगा अभी तक ये। अब हम आगे क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो यार यूट्रोपिकेशन का मतलब क्या होता है, असल में यूट्रोपिकेशन का मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स बॉडी की, एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं,
और जिससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट, ठीक है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है कि वाटर में उसके मतलब जो वाटर में ऑक्सीजन होता है, पानी में ऑक्सीजन होता है, उसको डिप्लीट करता है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन का मतलब यही होता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर, इसका ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो यार ये कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा होता है बीओडी। ये हमारा मेजर ऑफ ये हमारा कहलाता है मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो असल में मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ये होता है कि हम ऑक्सीजन को मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं? जिससे हमें पता चलता है कि भाई एक बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ऑक्सीजन की जरूरत है, क्या करने की, एक ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने की वाटर में। ठीक है, दोबारा से बताता हूं। मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन की मेजरमेंट, ठीक है, ऑक्सीजन की मेजरमेंट को हम बोलते हैं आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन ये यहां पे कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती है। हम ऑक्सीजन के अमाउंट को मेजर करते हैं ताकि हमें पता चलेगा कि भाई बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को वाटर में, तो ऑर्गेनिक मैटर को वाटर, उनको कितने ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उनको ऑक्सीजन की कितनी जरूरत होती है, उसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ पे जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। BOD5 एक और टर्म होती है। BOD5 का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट। तो BOD5 का मतलब ये होता है कि एक तरह का स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिससे क्या होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आपकी स्टैंडर्ड, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट ड्यूरेशन होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट ड्यूरेशन होती है फॉर बीओडी मेजरमेंट। बीओडी मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट ड्यूरेशन होती है कम से कम 5 दिन की, 5 डेज की। तो इसको हम बोलते हैं BOD5। BOD5 का मतलब ही पता होता है कि भाई 5 दिन के लिए आप ऑक्सीजन की मतलब मेजरमेंट कर रहे हो 5 दिन के लिए, तो ये चीज यहाँ पे आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मेन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग इज। अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो यार। फोटोकेमिकल स्मॉग, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऊपर नहीं बताया क्योंकि एमसीक्यू में इन चीजों को कवर कर दिया है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग का मतलब क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मॉग ये एक तरह की एयर पोल्यूशन होती है। क्या होती है दोस्तों? ये एक तरह की एयर पोल्यूशन होती है। अब मैं कोशिश करूंगा, मैं लिखूंगा कम और बताऊंगा ज्यादा, ताकि आप याद करो, बार बार पीछे रिवाइंड करो और सुनो बार बार कि मैं क्या चीज बता रहा हूं, आप याद रखो। ये एक तरह की एयर पोल्यूशन होती है जो फॉर्म्ड होती है, किसकी वजह से फॉर्म होती है? जब सनलाइट रिएक्ट करती है, व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद पोल्यूटेंट्स विद पोल्यूटेंट्स फ्रॉम, जो निकलते हैं कहां से? कैन्स एंड फैक्ट्रीज। और उससे क्या होता है कि एक रिएक्शन क्रिएट हो जाती है, रिएक्शन क्रिएट हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि विच अपीयर्स एज ए ब्राउनिश हेज इन कलर। तो उससे रिएक्शन क्रिएट हो जाती है, रिएक्ट हो जाता है, तो ब्राउनिश ब्राउनिश हेज कलर हो जाता है एयर का। तो उससे क्या होता है फिर आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। तो ये आता है आपका
फोटोकेमिकल स्मॉग इन सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोकेमिकल स्मॉग को अगर हम दूसरी डेफिनेशन से अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद आई विल बी राइट एबल टू राइट अगेन। तो असल में मैंने जो आपको बताया कि ये एक फोटोकेमिकल स्मॉग, ये एक एयर पोल्यूशन है, एक तरह की एयर पोल्यूशन है जो किसकी वजह से क्रिएट होती है, जब हमारी सनलाइट रिएक्ट करती है किसके साथ, जब हमारी सनलाइट रिएक्ट करती है किसके साथ, रिएक्ट करती है पोल्यूटेंट्स के साथ। ठीक है, अब पोल्यूटेंट्स के नाम आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इसलिए दोबारा से इसकी डेफिनेशन अलग बता रहा हूँ। पोल्यूटेंट्स लाइक आपके नाइट्रिक ऑक्साइड, NOx, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड्स आपके आते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, VOCs आते हैं आपके इन द एटमॉस्फेयर। मतलब ये कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी नाइट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ जब हमारी सनलाइट रिएक्ट करती है, जब हमारी सनलाइट का रिएक्शन होता है, रिएक्ट होने के बाद क्या होता है कि वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं और उससे क्या होता है कि एक रिएक्शन क्रिएट होती है, ये एक बनाता है मिक्सचर ऑफ केमिकल। अब इससे क्या होता है कि मिक्सचर ऑफ क्या बन जाता है, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, मिक्सचर ऑफ केमिकल्स क्रिएट हो जाता है। तो जिसमें हमारी इंक्लूड क्या आती है, आपकी ओजोन इंक्लूड होती है। ठीक है, जिसमें हमारी इंक्लूड होती है क्या होती है, ओजोन, जो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब जिससे हमारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, इन्वायरमेंटल डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो अर्बन एरियाज जो हैवी ट्रैफिक जहाँ पे होता है, वहां पे ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें होती हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा, जहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो आपकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में, वैसे शहरों में ये चीज जो है वो प्रॉब्लम होती है। अब वोलेटाइल, मैंने आपको क्या नाम बताया कि मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड बताया नाम, ये नाम आपको याद रखने हैं। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs मैंने आपको बताया, ये चीज आपको याद रखनी है। O3 यानी कि ओजोन आपको याद रखना है। पर्टिकुलेट मैटर, PM, पर्टिकुलेट मैटर, वो आपने याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों पर ऑक्सी ऑक्साइल नाइट्रेट, PANS, पैंस, तो पर ऑक्सी ऑक्साइल नाइट्रेट्स आपको, तो ये चीजें आपने जो है वो याद रखनी है। तो ये चीज आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो वाटर वेपर, यहाँ पे देखिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C। तो क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो वाटर वेपर तो कहीं नाम दूर दूर तक नाम यहाँ पे नहीं है, सल्फर भी आपका दूर, सल्फर डाइऑक्साइड से हो सकता है, कंफ्यूजन होती है लोगों को, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑक्साइड्स ऑफ NOx, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। डिफॉरेस्टेशन यूजुअली किससे होता है भाई, ये आपको आंख बंद करके आना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो डिफॉरेस्टेशन आपका यूजुअली आपका सॉइल इरोजन से भी होता है। ठीक है, अगर हम कहें तो इस तरह का, मतलब द करेक्ट एंड मोस्ट आपका जो है वो सॉइल इरोजन से होता है। सॉइल इरोजन किसकी वजह से होता है, सॉइल इरोजन आपके रेनफॉल की वजह से होता है। देखो यार, असल में ये क्वेश्चंस कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एग्जाम हॉल में। एक तो एग्जाम हॉल में अपना प्रेशर होता है, एक तो एग्जाम हॉल में इतना ज्यादा लोग प्रेशराइज्ड होते हैं। तो यू नो द कैंडिडेट्स आर बाउंड टू डू मिस्टेक्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इट कैन क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। व्हाट आई सेड कि डिफोरेस्टेशन जनरली किसकी वजह से होती है, वो आपके रेनफॉल की वजह से भी हो सकती है, सॉइल इरोजन भी होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये चीज कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका हो जाएगा रेनफॉल। क्योंकि भाई साहब पहले आपका रेनफॉल होगा, रेनफॉल के बाद ही आपका सॉइल इरोजन होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में क्लिक कर दिया, नहीं सॉइल इरोजन इसका आंसर है। नो, थोड़ा सोचना है, दिमाग लगाना है। तो उसके बाद यहाँ पे रेनफॉल होगा, रेनफॉल के बाद आपका सॉइल इरोजन होगा, और उसके साथ में ड्रॉट भी होगा, मतलब सैलाब आएगा।
तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं ये चीजें बाद में आएंगी, लेकिन सबसे पहले आपका रेनफॉल होगा। तो रेनफॉल की वजह से आपका डिफॉरेस्टेशन यानी कि आपके फॉरेस्ट का जो है वो कटाव, आपके फॉरेस्ट का जो है वो खत्म होना आपका कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है नेक्स्ट आपका, द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू व्हाट। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखो यार, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम को हम क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, और एरिया, ठीक है, इसको हम यूजुअली रेफर करते हैं बाय स्पीशीज रिचनेस। इसको हम यूजुअली रेफर करते हैं किससे? स्पीशीज की रिचनेस कितनी है उस इकोसिस्टम में, उस रीजन में, उसको हम बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। तो आई होप अल्फा डाइवर्सिटी, अगेन मैं रिपीट करता हूं, अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है कि डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम और इन एरिया, एक एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी को, एक पर्टिकुलर डाइवर्सिटी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा डाइवर्सिटी बोलेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं बाय नंबर ऑफ स्पीशीज रिचनेस इन द इकोसिस्टम। उसके बाद है आपकी बीटा डाइवर्सिटी। उसके बाद आता है आपका एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी। अब बीटा डाइवर्सिटी क्या होता है कि ये कंपैरिजन होता है डाइवर्सिटी का बिटवीन इकोसिस्टम। यूजुअली इसको हम मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड एज अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ स्पीशीज बिटवीन इकोसिस्टम। तो बीटा डाइवर्सिटी में क्या होता है कि चेंज ऑफ स्पीशीज होता है इकोसिस्टम्स के बीच में। मतलब ये आ गया आपका इकोसिस्टम 1, ये आ गया इकोसिस्टम 2, यहाँ पे एक स्पीशी इधर चली जाएगी, यहां से इसको इधर चला जाएगा, मतलब एक इकोसिस्टम से ये इधर चली गई, एक इधर चली गई, तो ये क्या आएगा आपका? ये आपका, इसको हम बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। तो बीटा डाइवर्सिटी क्या है कि एक स्पीशी का दूसरे इकोसिस्टम में चले जाना, एक इकोसिस्टम से दूसरी का पहले में जाना, इसको हम बोलेंगे आपका अमाउंट ऑफ चेंज बिटवीन द इकोसिस्टम। अब उसके बाद है आता एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका, उसको हम बोलते हैं गामा डेंसिटी, सॉरी डाइवर्सिटी। तो गामा डाइवर्सिटी क्या होता है? गामा डाइवर्सिटी होता है मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन लार्ज एरिया। क्या होता है आपका? मेजर ऑफ ओवरऑल डाइवर्सिटी विद इन एन एरिया। ठीक है, तो एक एरिया के अंदर, एक रीजन के अंदर ओवरऑल डाइवर्सिटी को के मेजर करने को हम क्या बोलते हैं? गामा डाइवर्सिटी बोलते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है कि वैरायटी ऑफ जीन्स, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा कितने ज्यादा जीन्स है, उनकी वेरिएशंस कितनी है, कितने अलग हैं, कितने डिफरेंट हैं, उसको हम बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक पॉपुलेशन, इससे क्या होता है कि इससे फायदा ये होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी से फायदा ये होता है कि पॉपुलेशन क्या करती है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करती हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूट करती हैं आपके उनके पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, बहुत सारी डिजीज के, एनवायरनमेंट चेंज के और चैलेंजेस के अगेंस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद होता है आपका कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो कम्युनिटी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इसको हम क्या करते हैं कि वैरायटीज और इकोसिस्टम विद लार्जर एरियाज। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े रीजन्स में, बहुत सारे बड़े बड़े रीजन्स में, बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज में की जो क्या रहती है कि इकोसिस्टम रहती है, इसमें क्या रहते हैं हमारे हैबिटेट्स आते हैं, इकोलॉजिकल निशेस जो है वो आते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है आपकी स्पीशी डाइवर्सिटी। तो स्पीशी डाइवर्सिटी क्या होता है कि बाई स्पीशीज विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी ज्यादा स्पीशीज है, कितनी ज्यादा स्पीशीज है। जैसे वहां पे मंकीज भी रह रहे हैं, गोरिल्ला भी रह रहे हैं, आपके एलिफेंट्स भी रह रहे हैं, आपके इसी तरह से आपके बहुत सारे और भी कई एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। तो वो आपकी स्पीशीज की अलग अलग डाइवर्सिटी हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज में आपको ये तो इट मे नॉट बी द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द स्पीशी डाइवर्सिटी। तो ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन मतलब एक अमेरिकन है, दूसरा इंडियन है, ठीक है, तीसरा जो है वो साउथ अफ्रीकन है। तो उनके जीन्स में काफी ज्यादा वेरिएशन है। भाई इंडियन थोड़ा बहुत गोरा लगेगा,
जो अमेरिकन होगा वो उससे ज्यादा गोरा होगा, सबसे ज्यादा गोरा होगा, और जो साउथ अफ्रीकन होगा वो ब्लैक होगा, वो काला होगा, देखने में मतलब काला होगा, और ये थोड़ा बहुत गोरा होगा, प्लस मिक्सचर ऑफ बोथ, ब्लैक भी प्लस वाइट भी, ऐसा भी हो सकता है इंडियन में, जैसे हमारे साउथ इंडिया के लोग। तो कहने का मतलब यह है कि इट कैन बी द अमेलगमेशन मिक्सचर ऑफ बोथ। तो ये क्या है? इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी। मतलब स्पीशी तो एक है ना, ह्यूमन बीइंग है ना, ये तो एक स्पीशी आ गई, लेकिन इसी के अंदर डाइवर्सिटी क्या है भाई? वो व्हाइट भी है, वो मिक्सचर बोथ है, ब्लैक भी है और मिक्सचर ऑफ बोथ भी है। तो आई होप आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, आपको ये समझ आ गया होगा। तो अल्फा डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? द करेक्ट आंसर इज आपका ऑप्शन बी, दैट इज आपका कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी कार्रवाई को, अपने क्वेश्चन को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। डैश डैश इज डिफाइंड एज द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू द स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब ये एक इकोलॉजिकल स्टेट को डिफाइन कर रहा है एक स्पीशी की, जो क्या करता है कि यूनिक होता है एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में, क्या होता है कि बहुत ही यूनिक ट्रीट करता है। एग्जांपल इसकी क्या होगी? इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है इसकी? क्या ये एग्जॉटिक स्पीशीज है? क्या आपका ये क्या ये आपका एंडेमिक स्पीशीज है? क्या ये आपका इकोसिस्टम है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये है आपका इकोसिस्टम स्पीशीज। नाउ लेट मी एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। देखो एग्जॉटिक स्पीशीज क्या होते हैं? एग्जॉटिक स्पीशीज हम प्लांट्स एनिमल्स को कहते हैं या बाकी ऑर्गेनिजम्स को, जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं एक नए एरिया में। क्या होते हैं? विच आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ न्यू एरिया। जो एक नए एरिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो एक नए एरिया में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वो उनका नेटिव प्लेस नहीं होती है, लेकिन उस एरिया में उनको डाल दिया जाता है। मतलब जबरदस्ती कह लो, कैसे भी कह लो, उसको उस एरिया में डाल दिया जाता है, एक नई लोकेशन में डाल दिया जाता है उसको। वो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि एक्सीडेंटली भी हो सकता है, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है। तो एक्सोटिक स्पीशीज तो वो स्पीशीज हुई जिनको इंट्रोड्यूस किया जाता है एक अलग कम्युनिटी में, एक अलग जो है वो इकोसिस्टम में। जब उनको डाल दिया जाता है, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो आपकी एक्सोटिक स्पीशीज आती है। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे कश्मीर के श्रीनगर वाले एरिया में कहीं पे मान लो कोई ऐसा जानवर मिल जाता है, फॉर एग्जांपल एक लेपर्ड मिल जाता है। मान लो श्रीनगर के किसी थोड़े रूरल एरिया में कोई लेपर्ड मिल जाता है। फिर क्या आता है कि वाइल्ड लाइफ टीम आती है और उसको पकड़ के ले जाती है, उसको किसी बड़ी नेशनल पार्क में डाल देती है, मतलब इंडिया के किसी दूसरे कोने में। अब वो तो कहीं ना कहीं मतलब वहां के कहीं, या मैं किसी रूरल एरिया की बात करूं, जैसे हमारे किसी रजौरी साइड में या पुंछ साइड में किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में कहीं कोई शेर दिख गया, लॉयन दिख गया, टाइगर या फिर लेपर्ड दिख गया। जब वो वाइल्ड लाइफ टीम ने दिख के उसको ट्रैप करके फिर लेके उसको नेशनल पार्क में उसको वो कर दिया, तो वो क्या हुआ? उसको वहां से उठा के एक नए उसमें डाल दिया, जो उसकी अपनी जगह नहीं है, लेकिन उसको क्या किया उन्होंने? उसको वहां से उठा के उन्होंने दूसरे में डाल दिया। अब एक और होती है आपकी एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, एरिया में फाउंड होते हैं। जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आपके एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक खास जगह पे उनको पाया जाता है। तो उसके अलावा और भी कहीं भी किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में वो नहीं पाए जाते, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या आपको इस चीज के बारे में पता है एंडेमिक स्पीशीज जम्मू एंड कश्मीर की क्या है? तो यहां पे मैं बताता हूं आपको। CASHMERIANA
ये गूगल पे चेक कीजिएगा, कश्मीर एरिया कुछ ऐसे एक एंडेमिक थ्रेटेन स्पीशी है जो कश्मीर के हिमालय रीजन में पाया जाता है, ठीक है, हिमालयाज में। तो याद रखिएगा ये है आपकी एक कशमरियाना CASHMERIANA कुछ इस तरह का जो वो नाम है। ये आपका किसका नाम है? ये एक एंडेमिक और थ्रेटेन स्पीशीज है, एंडेमिक जम्मू एंड कश्मीर। दैट मीन्स ये हमारे JNK के अलावा कहीं और नहीं जो है वो पाई जाती। एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, मारखोर। मारखोर क्या है? मारखोर क्या है? हमारा एंडेमिक स्पीशी है। हंगुल क्या है? वो भी एक एंडेमिक स्पीशी है जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। टिबेटन वाइल्ड डॉग भी क्या है? वो भी एक एंडेमिक स्पीशी है। कश्मीरी मस्क डियर, अच्छा चीरू आ गया, ठीक है, स्नो लेपर्ड आ गया, हिमालयन तहर, हिमालयन तहर TAHR, हिमालयन तहर भी आपका क्या आता है? आपका ये उसके अलावा ये एंडेमिक स्पीशी है जम्मू एंड कश्मीर का। उसके अलावा आपका ब्लैक वल्चर एंड वेस्टर्न ट्रैगोपैन, वो भी आपके क्या है? एंडेमिक स्पीशीज हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर के। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज डिफाइंड इकोलॉजिकल स्टेट अब स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो भाई आपका 5 जून को क्या किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका, एनवायरमेंट डे आपका सेलिब्रेट जो है वो कर दिया जाता है। ऑल एनवायरमेंट डेज। तो अब ऑल एनवायरमेंट डेज अगर मैं आपको मोटा मोटा यहां पे बताऊं तो लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर, आप नोट करिएगा, आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल डे ऑफ अरेबियन लेपर्ड आपका 10 फरवरी को होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट आपका 30 मार्च को होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ अर्थ, तो अर्थ इंटरनेशनल डे आपका 22 अप्रैल को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब होता है? आपका 11 मई को होता है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कब होता है? आपका 22 मई को होता है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, दुनिया का एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे आपका कब होता है? आपका 5 जून को होता है, 5 जून को होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और डेज अगर मैं यहाँ पे गिनाऊं तो लेट मी जस्ट रिमाइंड फ्यू मोर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपका कब मनाया जाता है? आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। जो आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है आपका 3 मार्च को बनाया जाता है। दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये चीजें डेज के बारे में आपको पूरा पहले ही पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा यार, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी, बायोमास, नंबर और नन ऑफ दीज। अब इसको मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ा एलेबोरेट करके एक्सप्लेन किया है। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे जो एनर्जी का जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। हर एक बार एक स्पेसिफिक पिरामिड ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर गिवन टाइम और एक एरिया में, ठीक है। इसका जो पिरामिड ऑफ एनर्जी ये क्या होता है कि आपका हमेशा अपराइट होता है। ये भी चीज आपके कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है, वो अपराइट होती है या इन्वर्टेड होती है, तो ये आपकी हमेशा अपराइट होती है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? ये एक रिलेशनशिप है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। मतलब ऑर्गेनिज्म एक ट्रॉपिक लेवल पे यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? बायोमास का रिलेशनशिप है। तो बायोमास आ गया आपका पिरामिड ऑफ, मतलब इनके बीच का रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? आपके बायोमास के रिलेशनशिप बिटवीन इकोसिस्टम एट डिफरेंट टॉपिक लेवल। अच्छा, पिरामिड कैन बी, ये पिरामिड आप देखो अपराइट भी हो सकता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया आपका, तो ये आपका अपराइट भी हो सकता है। अपराइट जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अगर आपको पूछे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम किसकी एग्जांपल है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास, याद रखिएगा। अगर ये इन्वर्टेड है, तो अगर ये इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड में आपका फाइटोप्लैंक्टन्स
जैसे स्पोर्ट मतलब फाइटो प्लांट इसमें आते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स, सपोर्ट फिशीज आती हैं, तो वो आपके इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास में आते हैं। उसके बाद पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? टाइप ऑफ, ये एक पिरामिड है जो रिलेशनशिप नंबर बिटवीन ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म बिटवीन डिफरेंट टॉपिक लेवल्स। जब अलग अलग टॉपिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है कि रिलेशनशिप को जब शो करे तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपका पिरामिड ऑफ नंबर बोलते हैं। जैसे कि मतलब मान लो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मान लो 5,82,000 हो सकते हैं, 842,000 हो सकते हैं। उसके बाद ये कंज्यूमर कितने हो सकते हैं? मतलब 7 लाख प्लस हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकता है कि 3 लाख हो। तो ये नंबर है इनका, सबसे ज्यादा ये है, फिर ये कम है, फिर ये कम है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है टर्शरी कंज्यूमर, ये आते हैं आपके सबसे कम, ये आके आपका इनका नंबर 3 है। तो पिरामिड ऑफ नंबर। तो अब अगर हम बात करें तो ये इन्वर्टेड, ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। अब मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम अगर दुनिया में कहाँ है तो वो कहाँ पे है? आपका ओशंस में होता है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर विच प्रोटेक्ट्स यूवी एंड गेटिंग डिप्लीटेड बाय एडिशन ऑफ, तो ये क्या है आपका? ये आपका कहलाता है आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी एफ क्लोरोफ्लोरो, सी एफ सीज। आपको पता है जो कैंस होते हैं, जो कैंस हम पीते हैं, जो रेफ्रिजरेटर्स हम यूज करते हैं, उनसे जो निकलने वाला जो ये चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे इन्वायरमेंट को वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों ने जो है वो इस सेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो डेफिनेटली यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना ज्यादा हो सकता है यार, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करो अभी के अभी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको हेल्प करने वाला है। तो चलिए अभी के लिए और आज के लिए फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत दोस्तों, खुदा हाफिज।